मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम एसएमएस को अपने जीवन में शामिल करें। एसएमएस यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस, और यही 3 आवश्यक चीजें हमें इस संक्रमण से सुरक्षित रख सकती हैं। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करें, जिससे हमें अपने आसपास आने वाले संक्रमित लोगों की जानकारी समय पर मिल सके और हम सुरक्षित रह सकें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण किन किन चीजों से फैलता है और हमारे शरीर के किन किन अंगों पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नाक, कान और गले के द्वारा ये संक्रमण किस तरह से फैलता है और क्या प्रभाव डालता है। इस संबंध में हमने बात की छतरपुर के नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएम चौरसिया से। डॉक्टर बीएम चौरसिया साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है और आप नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नाक के द्वारा क्या ये संक्रमण फैल सकता है या क्या क्या चांसेस होते हैं? हाँ, आपने बहुत सही कहा। नाक और मुंह ढक करके रखना है, सभी को मालूम है ये। जी। नाक से अपन जो सांस लेते हैं, जी, सांस के द्वारा जो वायरस अपने संपर्क में है या किसी के खांसने या छींकने से अपने सामने आया, जी, तो वो नाक के द्वारा अंदर पहुंच के सांस के द्वारा संक्रमित करता है। जी जी, तो इसको नाक को ढक के रखना चाहिए। हाँ, नाक को और मुंह को ढक के रखना चाहिए। जी। और साथ में जो सभी लोग जानते हैं कि जब अपन किसी सतह को छूते हैं जी, तो उन हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर से, हाइपो से जी, साफ करना है। बहुत अहम बात है जी। आजकल की नाक में सूखापन रहता है हल्का सा। जी जी। तो अकस्मात नहीं पता रहता है और लोग नाक में साफ करने के लिए नाक में उंगली का प्रयोग करने लगते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये बहुत अहम बात है। अगर वो उंगली किसी सतह को के पहले छू लिया है किसी ने हाथ से या उंगली से, जी, और उस सतह को किसी संक्रमित या संभावित संक्रमित व्यक्ति ने भी छुआ है, जी, तो वो संक्रमण आपके द्वारा बहुत जल्दी नाक के द्वारा जा सकता है। जी जी जी। तो यानी कि नाक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मास्क का प्रयोग भी आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करना है। जी। और जब भी चेहरे को छूना नहीं है, जी, नाक के अंदर उंगली नहीं डालना है। जी, जी। अगर सूखापन है जी, तो कोई भी बालों में डालने वाला तेल या घी नाक के अंदर लगा के उसको चिकना बनाए रहना है, जी, नाक के अंदर की आंतरिक सतह को, जी, जिससे एकदम से अचानक नाक में कोई उंगली न डाले। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, तो नॉर्मल भी तो हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। यदि हम सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं और किसी कोरोना वायरस व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो हमको चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ये संक्रमण के। हल्की फुल्की सर्दी होना, नाक में पानी आना, छींक आना, जी, नाक बंद होना, ये तो दूसरे और वायरस जो होते हैं जी, उनके संक्रमण में भी यही लक्षण देखने को मिलते हैं। जी जी जी। यहाँ तक कि बुखार भी उन इन्फ्लुएंजा वगैरह जो दूसरे वायरस से होने वाले संक्रमण हैं, उनमें भी लक्षण इसी प्रकार के लक्षण होते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो नाक की बात हो गई कि ये लक्षण आते हैं। अब हम गले की बात करेंगे, तो कहा जाता है कि वायरस गले में भी प्रवेश करके कुछ दिनों तक रहता है। नहीं, कुछ दिनों तक तो इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि अपने यहाँ कुछ न कुछ फ्रिक्वेंटली कुछ न कुछ लोग पानी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो वो धुल करके पेट में पहुंच जाता है जहाँ वो जिंदा नहीं रह सकता है। जी जी।
है ना। जी जी। लेकिन फिर भी ये बचाव करना चाहिए जी कि मुंह के द्वारा अपन कोई ऐसी चीज न खाएं जी जो बाहर की हो या गैर धुली हो या उसमें धूल बैठी हो या उसको छीलने के बाद भी किसी के संक्रमित हाथ ने उसको छू लिया हो। क्योंकि ये तो आम बात होती है जहाँ बड़ा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, कि कोई इस चीज की निश्चित नहीं रहता है कि कब किसने कौन सी चीज छुई है। तो कुछ दिन की बात है जब संक्रमण चल रहा है तो अपन खुद अपने सामने जो भी भोज्य पदार्थ लें उसको अच्छी तरह धो करके साफ धुले हुए साबुन से धुले हुए हाथ या सैनिटाइजर के बाद उसको उपयोग करें तो उससे चांसेस वायरस जो गले में जा रहा है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कान में कई लोग उंगली डालते हैं बार बार, तो क्या कान की लेयर से भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है वायरस? बहुत बहुत कम चांसेस हैं जी। चांसेस तभी हैं जिनके कान लगातार बहते रहे हों जी और कान में पहले से ही स्राव हो या कान बहने की शिकायत हो, कान के पर्दे में छेद हो, तो ये उस छेद के द्वारा या केनाल के द्वारा जा सकता है। वैसे संभावनाएं कम है जी, संभावनाएं इसकी कम रहती हैं। हाँ जी जी जी। मुख्य संभावनाएं तो नाक और मुंह से है, जैसा कि आपने बताया, या बहुत समय से इस प्रकार से चेतावनी स्वरूप सावधानी स्वरूप आप लोग वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं सभी को जी। तो मुख्य समय चीज वही है जी जी कि अपने हाथ को साफ रखना है जी। सब लोगों ने सभी को मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कोशिश ये करनी है कि घर के बाहर साबुन का पानी या सैनिटाइजर या नहीं है तो स्प्रेट कुछ न कुछ रहना चाहिए जिससे कोई भी आने वाला घर से बाहर से आने वाला जो भी दरवाजे को जहाँ जहाँ संभावित हिस्से दरवाजे के वो छूता है, गेट है, दरवाजा है, उसके जाने के बाद में तुरंत उसको साबुन के पानी से, हाइपो से या सैनिटाइजर से जैसी भी क्षमता हो जिसकी वो उसको साफ कर दे। डॉक्टर साहब, कहा गया है कि गरारे करना बहुत अच्छी बात है, तो हम किस तरह से गरारे कर सकते हैं? किस तरह के पानी को हमें लेना चाहिए? उसमें क्या क्या चीज डालना चाहिए? साधारण गरारे कर सकते हैं, उसमें कुनकुने पानी में हल्का सा नमक डाल करके जी, जिससे गले के अंदर का वातावरण क्षारीय हो जाए, अम्लीय ना रहे जी जी। तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं जी जी जी। और भाप लेना भी क्या लाभदायक हो सकता है इस संक्रमण को रोकने के लिए? भाप लेने का ऐसा कुछ नहीं है, भाप ले सकते हैं जिससे आपकी नाक के अंदर तरलता बनी रहे, नाक चिकनी बनी रहे, नाक के अंदर कोई रुकावट या अवरोध हो तो उसके लिए भाप से उसके अंदर की जो नाक के अंदर जो पदार्थ बनते रहते हैं चिकने गाढ़े, वो मुलायम हो करके फूल करके गले के द्वारा कुल्ला करके आप निकालते रहें। इसलिए मैंने कहा कि नाक के अंदर कोई भी चिकनी घी तेल वगैरह लगाते रहें और लंबी लंबी सांस लेते रहें जी। सुबह शाम दोपहर कभी जब टाइम मिले जी 5 मिनट लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़ें, जिससे उसके अंदर नाक के अंदर जो भी रुकावट है जी या जहाँ कहीं हवा के द्वारा वायरस को रोकने की संभावना है या कहीं चिपकने की संभावना है जी जी, तो नाक के अंदर का अवरोध खत्म हो जाएगा लंबी सांस लेने छोड़ने से जी। तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रोधक है जी अंदर, वो खुल जाएंगे, फिर चांसेस कम रहेंगे जी 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 जी। बस इतना है कि हाथ से मास्क को छुए नहीं जी। अगला हिस्सा जो कपड़े का रहता है जी हाँ, कोशिश करें कि पीछे की जो रस्सी रहती है कान पर जी हाँ, प्लास्टिक या रस्सी जो भी है जी, उसको छू करके ही मास्क को ऊपर नीचे करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मास्क प्रयोग करते हैं हम उसको धो के पुनः प्रयोग कर सकते हैं, हम उसको धोना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो अच्छी चीज है जी। तो यदि हम बाहर से घर आते हैं तो हमें तुरंत मास्क को धोना चाहिए, दोबारा फिर इसका प्रयोग करना चाहिए? हाँ, इसीलिए कपड़े के मास्क को ज्यादा अहमियत दी गई है कि वो आसानी से और उससे धुल जाता है और मन में ये रहता है कि हमने कपड़े की भांति ही इसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है और सुखा लिया है जी जी। तो कपड़े का मास्क उपयोग करने से ज्यादा ठीक रहता है। दूसरे सर्जिकल मास्क और जो M90 वगैरह हैं वो नहीं धोते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने महत्वपूर्ण समय दिया
और आकाशवाणी छतरपुर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तमाम श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PM चौरसिया से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं सामाजिक संस्था सेवा भारती के सचिव श्री सुधीर जैन जी। सुधीर जैन जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, हम जानना चाहेंगे सेवा भारती सामाजिक संस्था क्या है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है सेवा भारती, जो समाज सेवा में अग्रणी काम करती है। जो समाज में अंतिम छोरों में बैठे हुए व्यक्ति, शोषित, पीड़ित, कुंठित या जो सुपात्र लोगों के लिए जो सेवा बस्ती में रहते हैं, तो सेवा से मतलब जो आर्थिक रूप से विपन्न हो, शारीरिक रूप से दुर्बल वो हो, उनके लिए ये संस्था काम करती है। जी, तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, ऐसे में पिछले दिनों काफी लंबे समय तक लॉकडाउन भी किया गया था। इस दौरान आपकी सामाजिक संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? भाई साहब, जब पहला लॉकडाउन लगा था हमारे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें मास्क निर्माण का काम किया था। तो हमारी सेवा भारती संस्था जो तपस्या भवन रामचरितमानस मैदान गल्ला मंडी छतरपुर में स्थित है, वहाँ पर 19 मार्च को ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी लगी थी कि इस तरीके का संक्रमण फैलने की स्थिति है, तो ये जहाँ तक जानकारी थी तो हमने कहा नाक और मुंह ढकने के लिए मुंह पट्टी का निर्माण किया गया था। तो मुंह पट्टी का निर्माण हमारी सिलाई केंद्र चल रहा है सेवा भारती का यहाँ पर। तो अंदर वहाँ पर 80 बहनें एक बैच में सीखती हैं। ऐसे कुल करीब 400 बहनें हमारे यहाँ से सीख रही हैं सिलाई केंद्र, और जो सीख करके स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो उनको तुरंत ही हम लोगों ने बाजार से कपड़ा ला करके मुंह पट्टी यानी मास्क का निर्माण हम लोगों ने किया था। और मास्क निर्माण के तदुपरांत फिर हमने लोगों को देखा कि खाने पीने में की जरूरत है उनके लिए, तो उनके लिए हम लोगों ने सामग्री, जैसे उसमें चावल हमने 5 किलो, आटा 5 किलो, दाल 1 किलो, तेल, घी, ऐसे सब करके पूरी एक किट तैयार की थी, जो करीब 13 किलो की किट तैयार हुई थी सामग्री की, खाद्य सामग्री, जो हम लोगों ने जाकर के चिन्हित परिवारों को, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य लक्ष्य यह है कि सुपात्र और सटीक जगह पर बहुत चीज पहुंचना चाहिए, तो उनको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद हमारे स्वयंसेवक और हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, उस सूची अनुसार हम लोगों ने उन लोगों को वह राशन सामग्री की किट प्रदान की, और कई क्षेत्रों में शहर के और नगरीय आसपास के गाँव में की। इसके उपरांत एक आयुष विभाग का एक काढ़ा आया हुआ था, आयुष त्रिकुट काढ़ा जिसके नाम से जानते हैं। उस त्रिकुट काढ़ा के लिए हम लोगों ने कई विभाग, शासकीय विभागों में जाकर के, जैसे कृषि विभाग है, LIC है, जैसे आपके पशुपालन विभाग है, और कलेक्ट्रेट है, MPED दफ्तर है, और जन सामान्य के बीच चौराहों पर जा करके इन्हें वो ये काढ़ा वितरित किया था। इसके उपरांत मैंने छतरपुर जिला प्रशासन को एक आवेदन लेकर के सूचना दी थी कि हम एक टेली मेडिसिन सूची जारी करना चाहते हैं। तो टेली मेडिसिन सूची में छतरपुर के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट में डॉक्टर पीयूष बजाज जी, डॉक्टर देवस सिन्हा जी जो सर्जन हैं, और ऐसे 7 डॉक्टर हम लोगों ने सूची में डाले थे, जिसमें उनके मोबाइल नंबर थे। उन डॉक्टरों का कहना था टेलीफोन से हमसे जो संपर्क करेगा, हम उसको दवाइयाँ, उचित दवाइयाँ जो होती हैं किसी भी रोग के लिए, वह हम उनको बता देंगे और वह मेडिकल स्टोर पर जा करके ले लेंगे। इसके तदुपरांत फिर एक काम हमने किया था कि लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन ये भी वितरित किए थे। और इसके उपरांत छतरपुर के सतई रोड में मैंने मेरी सेवा भारती ने यहाँ पर एक मेडिकल जो कि निःशुल्क था, लोग यहाँ पर आके अपना प्राथमिक उपचार जो होता है सामान्यतया वह अपना निःशुल्क करा सकते हैं सेवा भारती के तहत। तो अभी भी अनवरत गली से हमारा चालू है। और भी कई कार्य छोटे छोटे किए हैं अभी। और जो धन परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों को हमने हवाई चप्पलें, और जो बाहर से जब जानकारी लगी कि बाहर से कई गाड़ियां आ रही थी जो महाराष्ट्र से और गुजरात से जो श्रमिक आ रहे थे, उनके लिए हवाई चप्पल, गुड़ एवं चना
जी। और कुछ उनको भोज्य सामग्री चौराहों पे जाके, रास्तों पे जाके, जैसे सागर रोड पे कैंप लगाया था, एक नौगांव रोड पे कैंप लगाया था, एक अपना ये पन्ना रोड पे कैंप लगाया था। इसके उपरांत जब रेल आना शुरू हो गई थी छतरपुर में, ये स्पेशल ट्रेन आई थी, तो उसमें कई श्रमिक आए थे। तो उन श्रमिकों के लिए जल और चाय और बिस्किट, इसके स्टॉल करीब 5 से 7 दिन हम लोगों ने लगाए थे वहाँ पर। जी। ये काम हमने अभी तक किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि भोज्य सामग्री 13 किलो की किट आप लोग के द्वारा गरीबों को दी गई थी, तो ये कितने लोगों को ऐसे ही किट बांटी गई थी? 576 लोगों की सूची हम लोगों ने ऐसे बांटी है, ऐसे लोगों को। और इसके उपरांत कल ही मैंने एक कार्यक्रम की हुआ है, आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबन की ओर, आओ बहनों स्वदेशी राखी बनाएं। ये कार्यक्रम कल ही किया था। तो इसमें हमारा कार्यक्रम चालू है और हमारी बहनें अनवरत वहाँ पर लगातार राखियां बना रही हैं। और समाज में हम अब ये कार्यक्रम आज छोड़ करके कल से हम लोग निःशुल्क वितरित करेंगे ऐसे परिवारों को जो बाजार नहीं जा पा रहे हैं, या जिनके पास जाने में कोई व्यवधान आ रहा है, या कोई पैसे का अभाव है, तो उन बहनों को ये राखियां उपलब्ध करा देंगे जो अपने भाइयों की कलाइयों में वो सेवा भारती की बहनों के द्वारा बनाई हुई राखियां अपने उनकी कलाइयों में बांधेंगे। आपने बताया कि सिलाई सेंटर भी आयोजित है, तो इसमें जो बहनें आती हैं उनको निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है? उनको बिल्कुल निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है जी। और इसका जो मूल लक्ष्य है सेवा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सेवा और स्वावलंबन की दिशा की ओर अभी हमारी ये बहनें स्वावलंबन, कई बहनें हैं, जैसे एक बैच में 80 बहनें हैं, ऐसे हमारे 3 बैच निकल चुके हैं जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर चुकी हैं, जो सिलाई सेंटर चला रही हैं, या कपड़े सिल रही हैं, या महिलाओं के ब्लाउज हुए, या जो भी अंडर गारमेंट्स हुए महिलाओं के सिल रही हैं, और उससे कुछ धनोपार्जन भी कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आपकी टीम में कुल कितने लोग जुड़े हुए हैं? भाई साहब, टोटल हमारे यहाँ पे जो बना हुआ है ये एनजीओ रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा महाकौशल प्रांत से जुड़ा हुआ है, और इसमें छतरपुर की जो हमारी सूची है इसमें 18 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टोली जो हम लोगों की टोली है, उस टोली में भी जो निर्णय हम लोग आपस में ले लेते हैं उसी निर्णय पर हम लोग काम करते हैं, और ऊपर से जो हमारे लिए संदेश आते हैं, जानकारी आती है कि यह काम भी करना है, तो वह हम समाज सेवा में काम कर। और इसके साथ साथ दरअसल हमने वहाँ पर ये अपने जिला प्रशासन में कलेक्टर महोदय के पास गए थे, और उनसे हमने वहाँ पर जाकर के उनको डॉक्टर की जो अपने कोविड किट होती है, किट प्रशासन के लिए हमने उपलब्ध कराई थी, और कलेक्टर महोदय साहब ने भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। बहुत अच्छी बात है। हमारी अनेक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहिए और लोगों की सहायता करते रहिए। आपने आज आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया और अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आकाशवाणी ने सेवा भारती को बुलाया, इसके लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जीवन के सफर में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ता है, लेकिन जीवन का ये सफर तब और सुहाना हो जाता है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन जीते हैं और दूसरों की भरपूर मदद। पिछले दिनों हमने आपकी मुलाकात तमाम समाज सेवी संस्थाओं और समाज सेवियों से करवाई, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण काल में लोगों की, गरीब असहाय मजदूरों की भरपूर मदद की। लेकिन कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जिनकी समाज सेवा का ढंग बिल्कुल अलग है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही समाज सेविका से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है नीलम चतुर्वेदी। आइए जानते हैं कि किस तरह से समाज सेवा कर रही हैं। नीलम चतुर्वेदी जी, हम जानना चाहेंगे आप किस रूप में समाज सेवा कर रही हैं? सर, मैं गौ सेवा और जो बेजुबान हैं, जो बोलकर अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, अपनी भूख प्यास नहीं बता सकते, मैं उस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं गौ सेवा और बेजुबानों की सेवा करती हूँ। जी, यानी कि बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही हैं आप? जी।
तो इसमें किस तरह से सेवा करती हैं आप? सर, जो गौवंश है उनके लिए घास डलवाना, भूसी की व्यवस्था करवाना, पानी की टंकियां रखवाना, और जो लोग पानी की टंकियां नहीं भर रहे हैं, जैसे कि हैंडपंप पे भी रखी हुई हैं, मंदिरों के बाहर रखी हुई हैं, काफी जगह टंकियां रखी हुई हैं, तो उन टंकियों को साफ करके निरंतर भरना। और जो बेजुबान हैं, बेजुबान में बहुत सारे जानवर आते हैं, उन सभी को बिस्किट, ब्रेड, रोटियां डालना, ये हम लोग घर से ही बना के लेके जाते हैं। और जहाँ भी हम लोगों को जो भी दिखता है पूरे छतरपुर शहर में, हम लोग उन्हें खाना डालते हैं, और इस खाने में रोटियां, बिस्किट और ब्रेड डालते हैं। इस काम में कितने लोग लगे हुए हैं? हमारे इस काम में 4 लोग हैं। मैं हूँ, और शिवानी सिंह परिहार हैं जो पठापुर रोड पर रहती हैं, और प्रियंका सैनी जो वो भी पठापुर रोड पर रहती हैं, और नीलम पांडे जी हैं जो महलों के पास रहती हैं। तो ये 4 लोग आप लोग इकट्ठे होकर ये काम कर रही हैं? जी हाँ, हम लोगों ने एरिया बांटे हुए हैं। तो मेरे एरिया में बिजावर नाका, डाक खाना और पन्ना नाका आता है। शिवानी के इलाके में सटई रोड और सिविल लाइन आता है, और नीलम दीदी जो है उनके इलाके में पुलिस लाइन और बस स्टैंड आता है। जी, तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौर में लॉकडाउन लगाया गया था, तो ये लॉकडाउन के दौरान भी आप लोगों ने ये सेवा की? जी हाँ, लॉकडाउन में हमने 52 दिन सेवा की है, 52 डेज सेवा की है। पूरी टंकियां साफ करके भरी है छतरपुर शहर की, पूरे जानवरों को खाना डाला है, रोटियां बना के घर से 4 लोग रोटियां बनाकर ले जाते हैं, और बिस्किट, ब्रेड ले जाते हैं, और खाना डालते हैं। करीब कितनी रोटियां लेकर जाती हैं आप लोग? हम लोग 50 से 60 रोटियां मतलब अलग अलग लेके जाते हैं, तो 4 जन की मिला के 200 से 300 रोटियां हो जाती हैं। तो इसमें और पानी की कैसे व्यवस्था करती हैं आप, जो जगह जगह टंकियां हैं उनको भरने के लिए? जी, हम लोग डिब्बे लेकर जाते हैं, डिब्बे या बाल्टी लेकर जाते हैं, और जहाँ भी हैंडपंप होता है वहाँ की टंकियां तो भरते ही हैं, साथ ही साथ उस डिब्बे को अपनी स्कूटी पर भी भरकर रखते हैं, और जहाँ टंकी दिखी खाली उसमें डाल देते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रही हैं। अचानक ये काम करने का मन आप लोगों के विचार ये कैसे आया आपके मन में? हम लोग पिछले 8 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हमें समझ में आया कि जानवरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारा जो टैग है वो है सेवा वहाँ जरूरत है जहाँ। तो हम लोगों को जानवरों में बहुत ज्यादा जरूरत दिखी, तो फिर हम लोगों ने कहा अब इस सेवा को निरंतर चालू रखना है। जी जी जी, तो इसीलिए आपने ये काम शुरू किया? जी, मैंने इसी महीने 21 टंकियां रखवाई हैं शहर में, और वो 21 टंकियां मैंने जाकर देखी भी हैं। जो लोग भर रहे हैं उनका धन्यवाद किया है, और जो लोग नहीं भर रहे हैं उन्हें हम लोग निरंतर भर रहे हैं साफ। तो ये टंकियां किसके सहयोग से रखवाई हैं, व्यक्तिगत खर्चे पर रखवाई? ये मैंने व्यक्तिगत खर्चे पर ही रखवाई हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रही हैं। जी, तो आगे और भी युवा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे काम करने के लिए? कोशिश यही है, और हमारा संदेश भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों का साथ दें, और इस पुनीत कार्य में हम लोगों का सहयोग दें। और हम लोगों का बस यही कहना है कि अगर हम लोगों के साथ आप सेवा करेंगे तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, पर वो अच्छे कर्म मिलेंगे जो आपको भगवान के पास लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे, और अपने परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।